नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आपका दोस्त प्रवीण सर। आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं टेट वाली क्लास में। दोस्तों, जिस तरह से आप सभी लोग हमारा सपोर्ट कर रहे हैं और जिस तरह से आप मेहनत कर रहे हैं, बिल्कुल इसी तरह से मेहनत करते रहिए। निश्चित तौर पर आप सभी लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। यदि आपकी कोई क्वेरीज होती हैं तो एक बार कमेंट बॉक्स में आप जरूर हमें बताया करें, ठीक है। अगर आपकी कोई क्वेरीज होती हैं तो एक बार हमें कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताया करें। आइए प्रारंभ करते हैं पहले प्रश्न के साथ। आज का हमारा पहला प्रश्न है, था फा चा ध्वनियाँ हैं, स्वनिम है, रूपिम है, रेखिम है, शब्दिम है। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, भाषा और चिंतन वाला चैप्टर है, ठीक है। अगर अभी तक आपने रिवीजन नहीं किया हुआ है तो क्लास को देखने के बाद एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। अगर देखा जाए तो स्वनिम है। स्वनिम में क्या हो जाता है? स्वनिम में ये बताया जाता है जिसका अपना कोई अर्थ नहीं है। ये भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। जैसे काका गाघा छोटा हो गया, ये सब अगर देखा जाए तो ये जो अलग मतलब वर्ण होते हैं, इनका अपना कोई अर्थ नहीं होता। स्वनिम में क्या होता है? केवल वर्णों का ज्ञान कराया जाता है, ठीक है, और जिसका अपना कोई अर्थ नहीं होता है। और रूपिम में क्या होता है? शब्दों का ज्ञान कराया जाता है, जिसमें क्या होता है? वर्ण में कुछ दो से दो अक्षरों को जोड़ दिया जाता है जिसका अपना कोई अर्थ होता है, जैसे आम वगैरह हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं, यानी कि अब अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं। जवाब दीजिएगा दोस्तों। आर्जव तर्क देता है कि भाषा विकास व्यक्ति की नैसर्गिक प्रवृत्ति से प्रभावित होता है। आर्जव तर्क देता है कि भाषा विकास व्यक्ति की नैसर्गिक प्रवृत्ति से प्रभावित होता है, जबकि सोनाली महसूस करती है कि यह परिवेश से प्रभावित होता है। आर्जव और सोनाली के बीच यह चर्चा किस विषय में है? चुनौतीपूर्ण और संवेदनशील भावना है, स्थिरता और अस्थिरता पर बहस की बात की जा रही है, सतत और असतत अधिगम और प्रकृति और पालन पोषण पर वाद विवाद। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, जवाब दीजिएगा। देखिए, आर्जव यहाँ पर तर्क दे रहा है कि भाषा विकास व्यक्ति की नैसर्गिक प्रवृत्ति से प्रभावित होता है। बिल्कुल, अगर देखा जाए तो नैसर्गिक का मतलब होता है नेचुरल एक तरीके से, जबकि सोनाली महसूस करती है कि यह परिवेश से प्रभावित होती है। मतलब कि एक तरीके से अगर देखा जाए तो इनकी भी बात बिल्कुल सही है। अब आर्जव और सोनाली के बीच यह किस प्रकार के चर्चा का विषय है? बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, जवाब दीजिएगा। जल्दी से इसका जवाब दीजिए। देखिए, चुनौतीपूर्ण अगर संवेदनशील की भावना की बात की जा रही है तो नहीं। देखिए, अगर देखा जाए स्थिरता और अस्थिरता की बात की जा रही है तो बिल्कुल यहाँ पर क्या होता है? स्थिरता और अस्थिरता की बात की जा रही है। सतत और असतत नहीं भाई, ये भी दोनों गलत हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर अगर देखा जाए तो यहाँ पर क्या हो जाता है? दूसरा सही हो जाता है, ठीक है। तो एक तरीके से अगर देखा जाए तो इसमें क्या है? स्थिरता और अस्थिरता की बात की जा रही है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए, अब आइए बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। प्रश्न क्या है? भारत में भाषिक विभिन्नता बहुत कम है। यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि बहुत कम कह रहा हूँ। भारत में भाषिक विभिन्नता यानी कि अगर देखा जाए लैंग्वेज डिफरेंसेस बहुत है, और इस संदर्भ में विशेषकर कक्षा 1 और 2 के प्राथमिक स्तर पर बहुभाषिक कक्षाओं के बारे में सर्वथा उपयुक्त कथन है। पहला ऑप्शन कहता है कि विद्यालय में उन्हीं बच्चों को प्रवेश दिया जाए जिनकी मातृभाषा वही हो जो शिक्षा के लिए अपनाई जा रही है। चलिए बताइएगा, बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। शिक्षक को सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए और सभी भाषाओं में अभिव्यक्ति के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। जो बच्चे कक्षा में मातृभाषा का उपयोग करते हैं, अध्यापक उनकी अपेक्षा करनी चाहिए। अध्यापक को उनकी उपेक्षा करनी चाहिए। तीसरा ऑप्शन कहता है कि शिक्षार्थियों को अपनी मातृभाषा स्थानीय भाषा का प्रयोग करने पर दंड दिया जाना चाहिए। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, जल्दी से जवाब दीजिएगा। जल्दी से जवाब दे दीजिए दोस्तों, जल्दी से इसका जवाब दे दीजिए कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। जल्दी से इसका जवाब दीजिएगा, जल्दी से जवाब दीजिएगा। चलिए, इसके आंसर के बारे में बात करते हैं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर दूसरा हो जाएगा। देखिए, यहाँ पर क्या है? यहाँ क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि भारत में भाषिक विभिन्नता बहुत है, बिल्कुल, और विशेषकर कक्षा 1 और 2 के प्राथमिक स्तर पर बहुभाषिक कक्षाओं के बारे में सर्वथा उपयुक्त कथन। यहाँ पूछा जा रहा है सबसे अच्छा कथन कौन सा है। देखिए, विद्यालय में उन्हीं बच्चों को प्रवेश दिया जाए जिनकी मातृभाषा वही हो, बिल्कुल गलत हो जाएगा। फिर अगर देखा जाए तो तीसरा क्यों गलत हुआ है? जो बच्चे कक्षा में मातृभाषा को उपयोग करते हैं, अध्यापक को उनकी अपेक्षा करने, बिल्कुल नहीं।
तीसरा ऑप्शन कहता है विद्यार्थी को अपनी मातृभाषा स्थानीय भाषा का प्रयोग पर दंडित किया जाना चाहिए। बिल्कुल गलत बात है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाता है कि शिक्षक को सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए और सभी भाषाओं में अभिव्यक्ति के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। ऑप्शन नंबर अगर देखा जाए तो ऐसे में दूसरा सही हो जाता है। अब हमें बात करना चाहिए इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी होती हैं, इससे शिक्षक द्वारा के रूप में देखा जाना चाहिए परेशानी, समस्या, संसाधन और बाधा। भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी होती हैं, शिक्षक के रूप में देखा जाना चाहिए किसमें? परेशानी के रूप में, समस्या के रूप में, संसाधन के रूप में और बाधा के रूप में। अब ये प्रश्न तो गलत मत ही करिएगा। देखिए, हर सभी को पता है कि भारत एक डाइवर्सिटी वाला देश है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार की भाषाएं हैं। यहाँ विभिन्न प्रकार के अगर देखा जाए तो एक तरह धर्म है, जाति है, तमाम तरह की चीज़ें हैं। तो भारत में अधिकांश कक्षाएं जो हैं बहुभाषीय हैं। बिल्कुल शिक्षक को क्या करना चाहिए? इसे एक संसाधन के रूप में देखना चाहिए, क्योंकि अब शिक्षक ये नहीं कर सकता है कि भारत की भाषाओं को बदल दे। ठीक है, ऐसा नहीं है, शिक्षक ऐसा नहीं कर सकता है, क्योंकि शिक्षक भी एक समाज का ही हिस्सा होता है और उसे भी समाज के नियमों के अनुसार ही चलना पड़ता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो समाज को ही बदल देगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर तीसरा सही हो जाता है। ऐसे में अब आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। देखिए, अपने चिंतन में अवधारणात्मक परसेप्शन परिवर्तन लाने के लिए शिक्षार्थी को सक्षम बनाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? बताइएगा। अपने चिंतन में अवधारणात्मक परिवर्तन लाने के लिए शिक्षार्थी को सक्षम बनाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? उन बच्चों को पुरस्कार देना चाहिए जिन्होंने अपने चिंतन में परिवर्तन किया हुआ है। बच्चों को स्वयं चिंतन करने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए। उनसे कहना चाहिए कि वे शिक्षिका को सुने और उसका अनुपालन करें। व्याख्यान के रूप में व्याख्या प्रस्तुत करनी चाहिए। स्पष्ट और आश्वस्त करने वाली व्याख्या देनी चाहिए और शिक्षार्थियों के साथ चर्चा करनी चाहिए। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, जवाब दीजिएगा। अपने चिंतन में अवधारणात्मक परिवर्तन यानी कि एक परसेप्शन के रूप में अगर चेंजेस लाना है तो शिक्षार्थी को अगर सक्षम बनाना है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? पहली बात से चलते हैं, क्या उन बच्चों को पुरस्कार देना चाहिए जिन्होंने अपने चिंतन में परिवर्तन किया है? तो भैया पुरस्कार कब तक आप बांटेंगे, ये तो सोचिए। ऑप्शन नंबर पहला गलत हो जाता है। ठीक है, दूसरे की बात करते हैं, बच्चों को स्वयं चिंतन करने के लिए हतोत्साहित। यहाँ पर जब हतोत्साहित शब्द लिख कर आ गया तो मान के चलिए ऐसे ऑप्शन तुरंत ही गलत हो जाते हैं। ठीक है, कहीं पर भी हतोत्साहित की बात नहीं की गई है। आप एनसीएफ 2005 की भी बात कर लीजिए, एनईपी 2020 की बात कर लीजिए, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की भी बात कर लीजिए, कहीं पर हतोत्साहित की बात नहीं की गई है किसी भी संदर्भ में। तो आप इस हिसाब से चलिए, तब भी अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर जो दूसरा होता है गलत हो जाता है। व्याख्यान के रूप में व्याख्या प्रस्तुत करनी चाहिए। केवल क्या व्याख्या करनी चाहिए? केवल एक्सप्लेन करना चाहिए, बस इतना ही करना चाहिए? नहीं भाई, यहाँ पर अगर देखा जाए तो स्पष्ट और आश्वस्त करने वाली व्याख्या देनी चाहिए और शिक्षार्थियों के साथ चर्चा करनी चाहिए। ऑप्शन नंबर अगर देखा जाए तो यहाँ पर चौथा सही हो जाता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न अगर आपको मिलते हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखिए। ऐसे अगर हतोत्साहित जैसे आपको विकल्प में मिल जाते हैं तो आप क्या करिए? ऐसे विकल्प को भी गलत काट दीजिए। ठीक है, ये मान के चलिए आपके सारे प्रश्न सही होने लगेंगे। चलिए अब आइए बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। लैंगिक भेदभाव को दूर करने में एक शिक्षार्थी की भूमिका क्या हो सकती है? बताइएगा कि लैंगिक भेदभाव को दूर करने में एक शिक्षार्थी की भूमिका क्या हो सकती है? वह लैंगिक मुद्दों से संबंधित रूढ़िबद्ध धारणाओं को हतोत्साहित करे, पहला ऑप्शन। दूसरे ऑप्शन की बात करते हैं, वह लड़कों को कठिन कार्यों एवं लड़कियों को सरल कार्य में लगाए। नेक्स्ट बात करते हैं, वह लड़कों को समझाए कि उन्हें घरेलू कार्य में संलग्न नहीं होना चाहिए क्योंकि घरेलू कार्य लड़कियों के लिए उपयुक्त है। ठीक है, उसे लड़कों को खेल कूद में रुचि रखने और लड़कियों को सिलाई बुनाई को काम करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। लैंगिक भेदभाव को दूर करना है या एक तरीके से उन्हें किसी और काम में करना है? जल्दी से जवाब दीजिएगा दोस्तों कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। जल्दी से इसका जवाब दीजिएगा दोस्तों कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। जल्दी से जवाब दीजिएगा, जल्दी से इसका जवाब दीजिएगा। देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि लड़कों में कठिन कार्यों एवं लड़कियों को सरल कार्य में लगाएं, बिल्कुल
गलत है। फिर अगर देखा जाए तो उन्हें वह लड़कों को समझाएं कि उन्हें घरेलू कार्य और संलग्न नहीं होना, घरेलू कार्यों में संलग्न नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? ऑप्शन नंबर दूसरा भी गलत। उसे लड़कों को खेल कूद के में रुचि रखने और लड़कियों को सिलाई बुनाई में काम सीखने के लिए प्रेरित करना चाहिए। ऑप्शन नंबर तीसरा भी गलत हो जाता है। अब वह लैंगिक मुद्दों से संबंधित रूढ़िबद्ध धारणाओं को हतोत्साहित करे। देखिए, अब आप सोच रहे होंगे सर हतोत्साहित वाला शब्द तो आपने बताया था गलत था, यहाँ पर भाषा से रिलेटेड है। थोड़ा से क्वेश्चन को समझिए, ठीक है। यहाँ पर भाषा से रिलेटेड है और भाषा से रिलेटेड है तो भाषा को हतोत्साहित नहीं करना होता है बल्कि प्रोत्साहित करना होता है। लेकिन अगर कोई चीज़ें गलत है तो वहाँ पर हतोत्साहित शब्द सही होगा, ध्यान रखिएगा। देखिए जहां पर क्या होगा, क्वेश्चन के थोड़ा से टेंडेंसी को समझिएगा। जहां पर क्या है, जैसे यहां पर क्या है, लैंगिक भेदभाव को दूर करना है। जब किसी चीज को दूर करना है तो वहां पर हतोत्साहित शब्द आपको सही लगेगा, यानी कि वहां पर सही करना होगा। और जहां पर अगर देखा जाए कि किसी पढ़ाई से रिलेटेड है या कोई चीज़ें अच्छी चीज़ें हैं तो वहाँ पर हतोत्साहित गलत हो जाता है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, दोनों चीज़ें जरूर ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। चलिए एक बार इसका स्क्रीनशॉट मैं रख लेता हूं ताकि आपको बाद में फिर से अभ्यास करवाऊंगा इस तरह के प्रश्नों को। चलिए बात करते हैं, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों पहला सही हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब आइए बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में, जवाब दीजिएगा मेरे प्रिय साथियों। एक विद्यालय में किसी अतिथि का आगमन होने वाला है, एक अतिथि का आगमन होने वाला है। 10वीं कक्षा की एक लड़की विद्यालय में आए अतिथि का स्वागत करने के लिए इच्छुक नहीं है। देखिए यहाँ पर क्या है, कोई एक विद्यालय है उसमें अतिथि आने वाले हैं और यानी कि मेहमान आने वाले हैं, ठीक है। और 10वीं कक्षा की एक लड़की है जो विद्यालय में आ रहे अतिथि हैं उनका स्वागत करने के लिए इच्छुक नहीं है। फिर जबकि उसी लड़की की कक्षा में पढ़ने वाला एक अन्य लड़का विद्यालय में आने वाले उस अतिथि का स्वागत करने के लिए बिल्कुल इच्छुक है, समझिएगा। फिर किंतु आयोजक विद्यालय में एक मिनट, जो विद्यालय में आयोजक है मतलब जो अतिथि का एक तरीके से स्वागत सत्कार करने वाले हैं, वे क्या कहते हैं, विद्यालय में आने वाले उस अतिथि का माला पहनाने और उनकी आरती उतारने के लिए उस लड़की का चयन करता है। अब यहाँ पर क्या होता है, जो आयोजक है वो कहता है कि नहीं, इस काम को लड़के नहीं करेंगे बल्कि इस लड़की द्वारा है, मतलब लड़के द्वारा नहीं किया जाना चाहिए बल्कि लड़के द्वारा ही किया जाना चाहिए, मतलब लड़की द्वारा ही किया जाना चाहिए, क्योंकि वह अत्यंत सुंदर और सुशील है। क्योंकि वह ये देख रहा है कि लड़की जो है अत्यंत सुंदर है। इस चयन में वह लड़की की रुचि और उत्साह की अवहेलना करता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब इस प्रकार के चयन में आप क्या करेंगे, सही है, क्योंकि सामान्यतः विद्यालय में आए अतिथि का स्वागत करने के लिए सुंदर लड़कियों का चयन प्रचलन में है। सही है, क्योंकि लड़कों को सामान्यतः इस प्रकार के कार्यों में नहीं लगाया जाता है। सही है, क्योंकि यह लैंगिक रूढ़िबद्धता को दर्शाता। सही नहीं है, क्योंकि यह लैंगिक रूढ़िबद्धता को दर्शाता है। सही नहीं है, क्योंकि इससे लड़का एवं लड़की दोनों ही नाराज हो जाते हैं। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, जवाब दीजिएगा। अब कहानी तो समझ ही गए होंगे, अब जवाब देने में तो कठिनाई महसूस नहीं करना चाहिए आपको, ठीक है। चलिए जल्दी से इसका जवाब दे दीजिए, इसका आंसर हो जाएगा जो तीसरा सही हो जाएगा। बिल्कुल यहाँ पर सही बिल्कुल नहीं है, ठीक है। यह लैंगिक रूढ़िबद्धता दर्शा रही है, क्योंकि शिक्षक ये चाह रहा है कि लड़कियां ही इस काम को करें, लड़के ना करें, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पर तीसरा सही हो जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब आइए बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में, जवाब दीजिएगा। मोनिका जो गणित की शिक्षिका है राधिका से एक प्रश्न पूछती है कि राधिका से कोई उत्तर ना मिलने पर वह तुरंत मोहन से दूसरा प्रश्न पूछती है। जब उसे महसूस होता है कि मोहन उत्तर बताने में संघर्ष कर रहा है तो वह अपने प्रश्न के शब्दों को बदलती है। मोनिका की यह प्रवृत्ति क्या प्रदर्शित करती है कि वह अपने सवालों के प्रति थोड़ा घबरा गई है, मोहन को पक्ष लेकर लिंग भूमिका में रूढ़िबद्धता को बढ़ावा दे रही है, राधिका को किसी उलझन पूर्ण स्थिति में नहीं डालना चाह रही है। इस तथ्य से पूर्णतः परिचित है कि राधिका सवालों के जवाब देने के योग्य नहीं है। जवाब दीजिएगा। प्रश्न ये है कि मोनिका जो है, जो गणित की शिक्षिका है, यहाँ पर मोनिका जो है गणित की अध्यापिका है और राधिका से एक प्रश्न पूछ ली और राधिका से जब उत्तर नहीं मिला तो उसने मोहन से प्रश्न पूछ लिया। अब जब उसने महसूस किया कि एक तरीके से मोहन उत्तर देने में कहीं ना कहीं असक्षम फील कर रहा है या असक्षम है, तो उसने क्या किया, प्रश्न के शब्दों में हेरफेर कर दिया। अब मोनिका इसकी यह प्रवृत्ति क्या दर्शा रही है, आपको ये बताना है। मोनिका की यह प्रवृत्ति क्या दर्शा रही है, जवाब दीजिएगा।
देखिए, अगर इसके आंसर के बारे में अगर देखा जाए तो जो मोनिका है वो एक अध्यापिका है, एक लड़की है, तो वो क्या कर रही है कि लड़कों का पक्ष ले रही है। अध्यापिका भले ही है, अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर क्या हो जाता है, मोहन का पक्ष लेकर लिंग भूमिकाओं में रूढ़िबद्धता को बढ़ावा दे रही है कि एक सरल प्रश्न कर दिया तो एक इससे ये हो जाता है कि लड़का क्या करेगा, प्रश्न का जवाब दे लेगा, लड़की नहीं दे पाएगी तो इससे ये बोलेंगे ये कि एक तरीके से लड़कियों को कुछ नहीं आता, लड़कियां कुछ नहीं कर सकती, लड़के ही सारा काम कर सकते हैं। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो रूढ़िबद्धता यहाँ पर सोच दर्शा रही है। चलिए अब आइए बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। जवाब दीजिएगा मेरे प्रिय साथियों। कक्षा में जेंडर रूढ़िबद्धता से बचने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? लड़कों को जोखिम उठाने वाले और निर्भीक बनाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। लड़के लड़कियों को एक साथ अपारंपरिक भूमिकाओं में रखना चाहिए। अच्छा लड़की अच्छा लड़का कहकर शिक्षार्थियों के अच्छे कार्य की सराहना करना चाहिए। कुश्ती में भाग लेने के लिए लड़कियों को निरुत्साहित करना चाहिए। जवाब दीजिएगा कि इसका जवाब क्या हो जाएगा। जवाब दीजिएगा दोस्तों। चलिए जल्दी से इसका जवाब दीजिएगा। देखिए, कक्षा में जेंडर रूढ़िबद्धता से बचने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? एक तरीके से पहला काम तो नहीं करना चाहिए, लड़कों को जोखिम उठाने और निर्भीक बनने के लिए हत प्रोत्साहित करना चाहिए। नहीं भाई, लड़का ही क्यों, लड़कियां भी होने चाहिए। फिर उसके बाद बात करते हैं, लड़का और लड़कियों को एक साथ अपारंपरिक भूमिकाओं में रखना चाहिए। बिल्कुल, जो पहले से परंपरा ये चली आ रही है भाई, लड़कियां एक अलग रहेंगी और लड़के अलग रहेंगे, नहीं, इनको एक साथ जो परंपराएं चली आ रही है उसको तोड़कर अपारंपरिक में आ जाना चाहिए, यानी कि लड़कों और लड़कियों को एक साथ रखना चाहिए। अच्छी लड़के और अच्छा लड़का कहकर सराहना करना चाहिए, इससे रूढ़िबद्धता सही नहीं, मतलब खत्म नहीं होंगी। और कुश्ती में भाग लेने के लिए लड़कियों को निरुत्साहित करना चाहिए। और जंगल मूवी कह रहा हूँ, दंगल मूवी आप देखिए, ठीक है, उसमें क्या है, लड़कियां ही लड़ियां, आमिर खान की मूवी है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर अगर देखा जाए तो उन्होंने दूसरा यहाँ पर सही हो जाता और उन्होंने रूढ़िबद्धता को ही एक तरीके से खत्म करने का प्रयास किया था। उन्होंने मूवी के माध्यम से बताने का यह प्रयास किया कि लड़कियां भी कुश्ती लड़ सकती हैं और हर काम कर सकती हैं। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाता है, सही हो जाता है। चलिए अब यहाँ पर क्या है, वही प्रश्न आ गया क्या? अब वही प्रश्न आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। लड़कों एवं लड़कियों के विषय में कुछ नीचे दिए गए हैं, आपके अनुसार इनसे कौन सा सही है, इनमें से कौन सा सही है? लड़कों को घर के बाहर के कार्यों में सहायता करनी चाहिए। लड़कों को घर के कार्यों में सहायता करना चाहिए। सभी लड़कों को विज्ञान और लड़कियों को गृह विज्ञान पढ़ाया जाना चाहिए। और लड़कियों को घर के कार्यों में सहायता करनी चाहिए, लड़कियों को घर के कार्यों में सहायता करनी चाहिए। जवाब दीजिएगा, बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। चलिए इसमें अगर देखा जाए तो लड़कों एवं लड़कियों के विषय में कुछ कथन दिए गए हैं, आपके अनुसार सही क्या होना चाहिए? लड़कों को केवल घर के बाहर कार्य में सहायता करना चाहिए, बिल्कुल गलत है। फिर अगर देखा जाए तो तीसरा ऑप्शन, सभी लड़कों को विज्ञान और लड़कियों को गृह विज्ञान पढ़ाना चाहिए, ये रूढ़िबद्धता दर्शा रही है। लड़कियों को घर के कार्यों में ही सहायता, नहीं भाई, लड़कों को भी तो घर के कार्यों में सहायता करनी चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाता है, दूसरा सही हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न के बारे में बताइएगा। जब एक शिक्षक यह समझ पाता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे हैं, तो यह दर्शाता है अध्यापक का जेंडर पक्षपाती, शिक्षाप्रद और सही दृष्टिकोण वाला नीतिपरक। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, जवाब दीजिएगा दोस्तों, इसका आंसर जल्दी से दीजिएगा, जल्दी से इसका आंसर दीजिएगा, क्या हो जाएगा? देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो पहला सही हो जाएगा। यहाँ पर अगर देखा जाए तो जेंडर के साथ पक्षपात कर रहा है कि वो कह रहा है कि लड़के ही गणित सीख सकती हैं, लड़कियां नहीं सीख सकती हैं कहीं ना कहीं, ठीक है, क्योंकि ये लड़कियों के संदर्भ में गलत कह रहा है, लड़कों के संदर्भ में सही कर रहा है। तो जेंडर पक्षपात यहाँ पर कर रहा है, पार्शलिटी कर रहा है। चलिए अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं। तो प्रश्न का जवाब दीजिएगा दोस्तों। एक शिक्षा कक्षा में लड़कों के शिक्षक से एक सह शिक्षा कक्षा में लड़कों से शिक्षक से यह कहता है कि लड़के बनो, लड़कियां जैसा व्यवहार मत बनो, जातीय भेदभाव का परिचायक है। लड़के लड़कियों के साथ व्यवहार का एक अच्छा उदाहरण है। लड़के लड़कियों में भेदभाव की रूढ़िबद्धता प्रकट करती हैं और लड़कियों पर लड़के के विभिन्न वैज्ञानिक महत्व को उजागर करती हैं। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, जवाब दीजिएगा। देखिए एक सह शिक्षा कक्षा में क्या है, लड़कों से ये कह रहा है, लड़कों से शिक्षक
यह कहता है, मतलब एक क्लास में कह सकते हैं, ठीक है, जहाँ लड़कियाँ भी हैं और लड़के भी हैं। कह रहा है कि लड़के क्या करें, लड़कियों जैसा ना बने, ठीक है, ऐसा व्यवहार मत करें, ठीक है। तो यहाँ पर क्या चीज़ें दर्शा रही हैं, अगर देखा जाए जाति भेदभाव नहीं है, यहाँ लिंग भेदभाव होना चाहिए, लड़के और लड़कियों के साथ एक साथ व्यवहार उदाहरण नहीं भाई। यहाँ पर क्या है, रूढ़िबद्धता दर्शा रही है कि लड़के और लड़कियों में भेदभाव की रूढ़िबद्धता बता रहा है कि लड़के जो है ऐसे होना चाहिए, लड़के कठोर होने चाहिए, लड़कियां जैसा व्यवहार ना करें, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर तीसरा यहाँ पर क्या हो जाता है, सही हो जाता है। चलिए अब आइए बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में, जवाब दीजिएगा। 26 का जो प्रश्न, बताइएगा। लिंग है, शारीरिक संरचना है, सहज गुणज है, सामाजिक संरचना है, जैविक सत्ता है। जल्दी से इसका आंसर दीजिएगा, अब इसमें भी गलत मत करिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा लिंग जो होता है शारीरिक संरचना है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अब आइए बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। आप अपनी कक्षा में अपने शिक्षण के दौरान कड़ी मेहनत करते हैं, फिर भी अपनी कक्षा में काफ़ी भिन्नता आपकी कक्षा में काफ़ी भिन्नता दिखाई पड़ती है, इसका कारण क्या हो सकता है। आपकी कक्षा में कुछ छात्र कक्षा में सो जाते हैं, यानी क्लास में सो जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, आपकी कक्षा में कुछ छात्र आपको अध्यापक पसंद नहीं करते हैं, आपकी क्लास में के कुछ छात्र आपको पसंद नहीं करते हैं। विभिन्न छात्रों में व्यक्तिगत गुण भिन्न भिन्न होते हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं। जवाब दीजिएगा दोस्तों कि इसका जवाब क्या हो जाएगा। जवाब दीजिएगा दोस्तों इसका जवाब क्या हो जाएगा। तो इसका जो जवाब हो जाएगा दोस्तों, वो अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगा, जल्दी से इसका आंसर दीजिए कि आप अपनी कक्षा में शिक्षण के दौरान कड़ी मेहनत करते हैं। आप पढ़ा रहे हैं, फिर भी आपकी कक्षा में भिन्नता दिखाई दे रही है, यानी कि एक तरीके से इंडिविजुअल डिफरेंसेस कहीं ना कहीं दिख रही हैं। इसका क्या कारण हो सकता है, इसका कारण क्या हो सकता है, आपकी कक्षा के कुछ छात्र कक्षा में सो जाते हैं, पहला ऑप्शन। आपकी कक्षा के कुछ छात्र जो होते हैं एक तरीके से आपको पसंद नहीं करते हैं। भिन्न भिन्न छात्रों में व्यक्तिगत गुण भिन्न भिन्न होते हैं। बिल्कुल अगर देखा जाए तो इसका जो आंसर होता है तीसरा सही हो जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अब आइए बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में, जवाब दीजिएगा दोस्तों। जाति से संबंधित व्यक्तिगत अंतर को दूर करने के लिए व्यक्ति को क्या करना चाहिए। जवाब दीजिएगा, जाति से संबंधित व्यक्तिगत अंतर को दूर करना है तो व्यक्ति को क्या करना चाहिए। केवल पूर्वाग्रह से स्वयं को दूर रखना चाहिए, पूर्व अवधारणा तथा सोच में बदलाव लाना चाहिए और नकारात्मक प्रवृत्तियों को हटकर सोचना चाहिए, रूढ़िवादी दृष्टिकोण में सकारात्मक बदलाव लाना चाहिए। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, जल्दी से जवाब दीजिएगा दोस्तों कि इसका जवाब क्या हो जाएगा। इसका जवाब क्या हो जाएगा, जाति से संबंधित व्यक्तिगत अंतर को दूर करने के लिए व्यक्ति को अंतर करना चाहिए, पूर्व अवधारणा तथा सोच में बदलाव, बिल्कुल सही है। नकारात्मक प्रवृत्तियों से हटकर सोचना चाहिए और रूढ़िवादी दृष्टिकोण में सकारात्मक लाना चाहिए, बदलाव लाना चाहिए, बिल्कुल तीसरा भी सही है। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो बी सी डी तीनों सही हैं, ठीक है। तो फिर इसका मतलब ये हो जाता है हमें चौथा ऑप्शन को सही करना होगा। तो इसका मतलब ये हो जाता है हमें चौथा ऑप्शन को सही करना होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाता है दोस्तों, चौथा सही है, ठीक है। जाति से संबंधित व्यक्तिगत अंतर को दूर करने के लिए हमें व्यक्ति को क्या करना चाहिए, इन सब चीज़ों को देखना चाहिए। चलिए अब आइए बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। शिक्षार्थी व्यक्तिगत भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक को क्या करना चाहिए। अधिगम की एक समान गति पर बल देना चाहिए, सीखने की विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए, कठोर अनुशासन सुनिश्चित करना चाहिए, परीक्षाओं की संख्या बढ़ा देनी चाहिए। जल्दी से जवाब देते चलिए, देखिए जल्दी से जवाब देते चलिए और पढ़ते चलिए। यदि आप लोगों को क्लासेस बेहतर लग रही हैं तो एक बार कमेंट करके आप ज़रूर बताइए, ठीक है। और जो लोग नए हैं वे क्या करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। देखिए कितने बेहतर और कितने अच्छे क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ। यदि आप मेरी 200 MCQ को फॉलो कर लेते हैं तो ये मान के चलिए आपका जो CDP है अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि फिर क्या होगा कि एक तरीके से आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, क्योंकि मैंने क्या किया हुआ है, हर एक चैप्टर से 10 से 5 क्वेश्चन पिकअप किया हुआ है। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन, अच्छे से अच्छे क्वेश्चन को हमने पिकअप किया हुआ है, ताकि एग्जाम में जब आप बैठें तो आपको बिल्कुल भी कुछ नया ना लगे, ठीक है। चलिए इसके आंसर के बारे में बात करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्रिय साथियों, इसका जो आंसर हो जाएगा दूसरा सही हो जाएगा।
इसका जो आंसर हो जाएगा वो दूसरा सही हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। कौन सा था यार, हाँ ये वाला था। चलिए, इसका जो जवाब हो जाएगा दोस्तों दूसरा सही हो जाएगा कि शिक्षार्थी व्यक्तिगत विभिन्नता प्रदर्शित करते हैं। अतः शिक्षक को क्या करना चाहिए, सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। चलिए अब आइए बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में, जवाब दीजिएगा। प्रश्न ये है कि सह शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के आधार पर शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के स्तर को बढ़ाने का औचित्य स्थापन किस आधार पर किया जाना चाहिए। यह व्यक्तिगत विभिन्नताओं को संतुष्ट करता है, या हास्याकृत विद्यार्थी के लिए प्रतिपूरक भेदभाव की नीति का अनुगमन करता है, या सार्वभौमिक धारण को सुनिश्चित करता है, या हाथ से किए जाने वाले श्रम के प्रति सम्मान विकसित करता है। देखिए, सह शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के आधार पर, परफॉर्मेंस के आधार पर शैक्षणिक क्षेत्रों में परफॉर्मेंस के स्तर को बढ़ाने के लिए औचित्य स्थापन किस आधार पर किया जाना चाहिए, आपको ये बताना है। चलिए जल्दी से इसका जवाब दीजिएगा। तो इसका जो जवाब हो जाएगा दोस्तों, यह व्यक्तिगत विभिन्नताओं को संतुष्ट करता है। बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सही है पहला। चलिए अब आइए बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में, जवाब दीजिएगा। वैसे अब समय हो चुका है, ठीक है, तो ज़्यादा नहीं 25 मिनट की ही क्लास में दूंगा, 25 से 26 मिनट की ही, क्योंकि मैंने देखा है कि जो हमारे दोस्त होते हैं, जो हमारे साथी होते हैं, वे नहीं देखते हैं, उनको लगता है काफ़ी ज़्यादा लंबी वीडियो है, इसलिए नहीं देखना चाहिए। आइए हम मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों, टेक केयर ऑल ऑफ यू।